हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सबसे पहले 2 दिन से हम लोगों की क्लास नहीं हुई है स्टैटिक्स की, और रीज़न आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा सा मुझे ना मतलब विजडम टीथ जो है वो निकला है, तो उस वजह से जो है वो सर्जरी हुई है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, बोलने में परेशानी हो रही है और आज भी नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्लास अब छोड़ते ही रहेंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों का भी मेरे भाई नुकसान है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब तक पॉसिबल होता है तब तक मेरे भाई चीज़ों को कर लेते हैं, और जब ऐसा लगेगा कि अब नहीं बोला जा रहा है तब हम क्लास को मेरे भाई ऑफ कर देंगे, ठीक है। आज हम नामकरण का कार्यक्रम नहीं रखते हैं, नाम बोलने वाला कार्यक्रम नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही हमारी 2 दिन से क्लास मेरे प्यारे दोस्त नहीं हुई है। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हम लोगों का स्टैटिक्स चल रहा है और उसमें हम लोगों की जो है वो 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट जो सीरीज में हम लोगों को दिया होता था वहां से हम लोग मानक विचलन डायरेक्ट निकाल लेते थे। लेकिन यूपीएसआई में भाई साहब एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो बहुत कैलकुलेटिव आपसे पूछ लिया। मैं उस क्वेश्चन को सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको स्किप करना है। करने का तरीका जरूर बताऊंगा, लेकिन पेपर में आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करना है, स्किप करके चलना है। अगर मानक विचलन की बात हम लोग करें तो मैंने कहा था कि आप वेरिएंस निकाल लीजिए। वेरिएंस के लिए आपको पहले मीन निकालना होता था, फिर मीन में से उस डाटा को घटाते थे, जितना भी आता था उसका स्क्वायर करके उन सबका सम करके नीचे जितना भी डाटा था उससे डिवाइड कर देते थे, तो हमारा वेरिएंस आ जाता था। फिर वेरिएंस का अंडर रूट हम लोग निकालते थे, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे भाई आ जाता था, मानक विचलन हम लोगों का आ जाता था। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई साहब टेबल के रूप में आपसे मानक विचलन पूछ लिया। पहले इस फॉर्मूले को देख लीजिए। सिग्मा स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, उस डाटा में से मीन को घटा के स्क्वायर करना पड़ेगा और उसकी गुणा फ्रीक्वेंसी में करनी पड़ेगी, और उसे फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करके अंडर रूट निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, मैं फिर से कह रहा हूं। समय है तो क्वेश्चन को करिए, नहीं समय है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएसआई में पूछा है, बहुत कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, एक बार आप कोशिश करना मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने की। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो इंटरवल वाले क्वेश्चन होते थे इसमें मीन कैसे निकाला जाता था, तो आप कहते थे जी इन दोनों का मध्य बिंदु 5 हो जाएगा, 10 और 20 30 का मध्य बिंदु 15 हो जाएगा, 30 और 20 50 का मध्य बिंदु 25 हो जाएगा, 40 और 30 70 का मध्य बिंदु 35 हो जाएगा, 50 और 40 90 का मध्य बिंदु 45 हो जाएगा। क्या ये आपके सामने एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी? जब एक्स आई की गुणा एफ आई में करते थे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 10 की गुणा 15 में करोगे ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 25 की गुणा 20 में करोगे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 35 की गुणा 10 में करोगे 350 हो जाएगा, और 45 की गुणा 5 में करोगे 225। ये एफ आई एक्स आई आपके सामने आ चुका है। अब इसका टोटल करो। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3 5 3 8 5 13 2 15 को 5 हासिल 1, 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 और 1 12 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर दो। 10 5 15, 20 35, 10 45, 5 50। क्या ये मीन आपके सामने निकल के आ जाएगा? ये चीज आप लोग पहले ही कर चुके हो मेरे प्यारे दोस्त। यानी मीन जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? मीन जो निकल के आ जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 25 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। आप फॉर्मूला याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी की गुणा आपको करनी है, आपको एक्स में से उस मीन को घटाना है, उसके स्क्वायर करना है, और समेशन एफ आई समेशन फ्रीक्वेंसी, यहां भी समेशन लगना है। भाई साहब इस फॉर्मूले पे मत जाओ, मैं जो करना बता रहा हूं उस चीज को समझो। सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन में मीन निकालना है। मीन आ चुका है 25। अब मीन में से आप लोगों को एक्स आई की वैल्यू को घटाना है।
जब मीन में से घटाया, 25 में से 5 गया तो 20 बचा, 25 में से 15 गया तो 10 बचा, 25 में से 25 गया 0 बचा, 25 में से 35 गया -10 बचेगा, 25 में से 45 गया -20 बचेगा, बच गया। अब ये जो डिफरेंस आया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 0 होगा, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा। क्या आप लोग इसका स्क्वायर कर चुके हैं? xi माइनस एक्स का स्क्वायर कर चुके हैं। अब उसकी गुणा फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा, ये मेरे भाई 1000 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। इसका समेशन करेंगे तो 6000 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर दीजिए, 50 से डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट निकाल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए कितना आएगा आंसर। आंसर आ रहा है 2 से काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, अंडर रूट के अंदर 120 आ रहा है। अंडर रूट के अंदर 120 कैसे आएगा मेरे भाई? अंडर रूट के अंदर 120 आ रहा है। तो मेरे भाई ये रूट से बाहर दिए हुए हैं, अंदर ले लो, अंदर आएंगे तो 100 आएगा, अंदर आएंगे तो 100 आएगा, है ना। अब 120 कैसे आएगा? 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 20 चिक्का 120, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूं, रुको 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 रुको, ऐसा नहीं करना है, मुझे पता है टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला था अगर आपने 7-8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आप घबराओगे नहीं। अगर आसान वैल्यूज के साथ आते हैं तो आप आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के अंदर ही पूछा गया है, मैं इसलिए आप लोगों से बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले अच्छा कमेंट आ रहा है डी ऑप्शन, 12 का स्क्वायर यहाँ 144 जाएगा और 144 से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, हाँ 120 आ रहा है। तो मेरे भाई ये गलती से ऑप्शन लिख गया, इसे काट देंगे, ये गलती से ऑप्शन लिख गया, इसे काट देंगे, है ना, ये गलती से लिख गया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन निकालने का तरीका होता है एक्सआई निकालना है, ये सारी एक्सआई की वैल्यू है, इन दोनों का मिड पॉइंट ही एक्सआई की वैल्यू होती है। उस एक्सआई की गुणा फ्रीक्वेंसी में करनी है, एफ आई एक्सआई, इस सब का टोटल कर देना है और इस सब के टोटल को अगर फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर दोगे मीन आ जाएगा। मीन में से ये एक्सआई घटाइए, 20 आएगा, ये घटाया, घटा के लिख दीजिए, इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, इस xi माइनस एक्स के स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी की गुणा कर दीजिए, फिर इसका टोटल करेंगे, अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करके अंडर रूट निकाल दोगे तो मानक विचलन आ जाएगा। इस क्वेश्चन से तो पार पाली थी, लेकिन यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। सबसे पहले एक तो इसमें बैलेंस नहीं है चीजें, ये 20 पे खत्म हो रही है, ये 21 से शुरू हो रही है। तो मैंने बताया था आधा इधर बढ़ाना पड़ेगा, आधा इधर घटाना पड़ेगा, 10.5 से 20.5 तक, 20.5 से 30.5 तक, 30.5 से 40.5 तक, 40.5 से 50.5 तक और 50.5 से 60.5 तक। इसलिए क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब आपसे क्या पूछा है? 50 छात्रों का एक सर्वेक्षण किया गया है, मानक विचलन है, तो पहले जैसा ही क्वेश्चन, हमें सबसे पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के यहां लिखना पड़ेगा, उस मिड पॉइंट की गुणा फ्रीक्वेंसी में करनी पड़ेगी, एफ आई एक्सआई का टोटल करना पड़ेगा, उसे फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन आएगा, मीन में से इस एक्सआई को घटाएंगे, वो आएगा, उसका स्क्वायर करके फिर फ्रीक्वेंसी में गुणा करेंगे और फिर उसे फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करके अंडर रूट निकालेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंथी, फिर भी हूबहू सेम एज 78 है। थोड़ा सा मन की तसल्ली के लिए, थोड़ा सा मन की तसल्ली के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को घर जरूर कर लें। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा गया था, मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई स्किप जरूर करिएगा, है ना। इतनी बड़ी कैलकुलेशन के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्त
हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला हम लोगों ने ये जाना था कि हम मीन निकालेंगे, मीन में से उस दिए गए डाटा को घटाएंगे, उसका स्क्वायर का सम करेंगे और उसे फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देंगे, उसका अंडर रूट ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन जहां आपको मानक विचलन के आगे नमूना लगा हुआ दिख जाए, सैंपल लगा हुआ दिख जाए, तो बस एक छोटा सा चेंज है, यहां फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं करना होता, उससे एक कम करना होता है। मान लो फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 आया, उससे एक कम कर दो, 49 नीचे लिख दो। स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में केवल यह फर्क होता है कि उसमें डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे वाले पार्ट में हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखा जाता है, यानी जितना डाटा है उतना लिखा जाता है। लेकिन यहां जब बात सैंपल की होगी तो उससे एक कम लिखा जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ध्यान से सुनना। जितना आपसे पहले पूछा गया ऑलमोस्ट वो तो खत्म हो चुका है यूपीएसआई में, ये चीज आगे पूछी जा सकती है, इसलिए मैं प्यारे दोस्त इन्हें करा भी रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। नीचे दिया गया डेटा एक शहर में 5 अलग अलग दिनों में दर्ज की गई वर्षा को दर्शाते हैं, है ना। वर्षा 5, 6, 8, 10 और 11। दिए गए डेटा का नमूना यहां लग चुका है, नमूना विचरण ज्ञात कीजिए। विचरण कह रहा है, विचरण मतलब वेरिएंस कह रहा है, यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, हम कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम लोग मीन निकालते थे। मीन कैसे निकलता था? जोड़ते थे 11 और 10 21 और 8 29, 29 और 6 35 और 5 40। जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते थे। क्या ये 8 आ चुका है इसका मीन? फिर 8 में से 5 को घटाया 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 8 में से 6 को घटाया 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 8 में से 8 को घटाया 0 का स्क्वायर 0 आएगा। 8 में से 10 घटाया -2 का स्क्वायर 4 आएगा। और 8 में से 11 को घटाया -3 का स्क्वायर 9 आएगा। जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा विचरण निकल के आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझसे नमूना विचरण पूछा है तो इससे एक कम डाटा मुझे लेना पड़ेगा। अगर मानक विचलन पूछता तो अंडर रूट करता। मानक विचलन नहीं पूछा है, विचरण पूछ रहा है, तो मेरे भाई 9 4 13 13 26/4 हो जाएगा। और 26/4 का मतलब होता है 13/2 और 13/2 का मतलब होता है 6.5। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अगर याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपने पीछे का नहीं पढ़ रखा है। ऐसे तो मैंने बहुत क्वेश्चन कराए जब आपको डाटा दिया होता था और आप लोगों से वेरिएंस पूछा जाता था। हम लोग मीन निकालते थे, मीन में से इस डाटा को घटाने के बाद उनके स्क्वायर का सम करके जितना डाटा दिया होता था उससे डिवाइड कर देते थे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता था तो इस वेरिएंस का ही अंडर रूट कर देते थे। बस फर्क इतना है, क्योंकि यहां नमूना दिया है, नमूना मतलब सैंपल दिया है, तो जितना डाटा है उससे डिवाइड ना करके उससे एक कम से हम लोग डिवाइड करें। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसका आंसर दो। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसका आंसर दो भाई। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक वनस्पति शास्त्री को एक नई किस्म के पौधों की औसत ऊंचाई और मानक विचलन में रुचि थी। एन की वैल्यू, यानी एन जो है वो डाटा जो है वो 10 डाटा आप लोगों को दिए हुए। पौधों के नमूने की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, यानी मीन उसने कह दिया, मीन निकालना मत, औसत को ही हम लोग मीन कहते हैं। मीन 11 दिया हुआ है, जिसे 2 स्थानों तक गोल किया गया है। नमूने का मानक विचलन, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा। सैंपल पूछ रहा है तो ऊपर पूरा डाटा नहीं आएगा, इससे एक कम डाटा आएगा, पहले तो ये जान लो। मानक विचलन पूछा है तो वेरिएंस का हमें अंडर रूट करना होता है। तो भैया घटाओ, 11 में से 9.5 जाएंगे, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 1.5 का स्क्वायर 2.25। 11 में से 12 जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 11 में से 11.5 जाएंगे, आधा का स्क्वायर 0.25 होता है।
11 में से 10.5 जाएंगे, आधे का स्क्वायर कितना होता है? 0.25 होता है। 11 में से 13 जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 11 में से 10 जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 11 में से 11.5 जाएंगे, 0.25 होगा उसका स्क्वायर। 11 में से 12, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। 11 में से 10.5 जाएंगे, आधे का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा। बेटा देखते रहना कैलकुलेशन। और 11 में से 9.5 जाएंगे तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा। जितना डाटा है, टोटल डाटा 10 था, 9 लिख दो, अंडर रूट निकाल दो क्योंकि मानक विचलन आपसे पूछा है। 2.25 और 2.25 ये 4.5 हो जाएगा। 4.5 और आधा 5 हो जाएगा। 5 और 1 6 और 4 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 में आधा जोड़ेंगे 12.5 आएगा। और 12.5 में 9 का डिवाइड करेंगे क्योंकि मानक विचलन पूछा है, अंडर रूट निकालना पड़ेगा। पॉइंट हटाइए 0, 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 18 बार, ठीक है। 18 एकम 18 है ना, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 18 तिया 54, 18 लगभग 1.4 बार जाएगा। 1.4 का मतलब क्या होता है? 1.4 का मतलब क्या होता है? 11 11 121, 1.18 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1.18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आप इसे लिख लो, कुछ भी 140 लिख लो। तो 140 का वर्गमूल 11 से तो बड़ा ही होगा, लगभग इससे ही बड़ा होगा। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नमूने का मतलब समझ गए? अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूजिंग चीजें हो सकती हैं, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं हम तो कंफ्यूजिंग चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको खुद से ये देखना होगा कि मैं कैसे याद रखूंगा कि नीचे कब तो 10 आएगा और कब इससे कम आएगा। तो जवाब मिलेगा जब नमूना लगा होगा तो नीचे इससे 1 कम आएगा, और जब नमूना नहीं लगा होगा, खाली मानक विचलन होगा, तो ये n की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, मैं काफी हद तक चीजें करा चुका हूं, फिर भी कोई चीज मिस होगी तो मैं बीच किसी चैप्टर में भी आपको बता दूंगा, अगर कोई चीज मुझसे मिस हो गई होगी। मैं बस एक चीज जो मुझे अभी ध्यान आ रही है वो आ रही है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, यानी कि विचरण का गुणांक, प्रसरण का गुणांक, विचरण का गुणांक कह लो चाहे प्रसरण का गुणांक कह लो, ये आपसे पूछा जाता है। आपको एक डाटा दे देगा, आपको एक डाटा दे दिया, आप लोगों से कहिएगा इसका विचरण का गुणांक बताइए, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताइए। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन निकालना है उसका जस्ट। और अगर मानक विचलन को आप लोग मीन से डिवाइड कर देते हैं, माध्य से डिवाइड कर देते हैं, तो ये रेशो आ जाएगा। और अगर आंसर परसेंटेज में मांगता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वार्टाइल, ये मेरे प्यारे दोस्त एसएससी ने पिछली बार ही आप लोगों से इससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं। यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मामले को समझना, क्वार्टाइल टॉपिक से आप एसएससी ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, यहां से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये यहां से नहीं, मतलब इस टॉपिक से जो मैं पढ़ाने वाला हूं, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप एक बार पढ़ जाइए, आसान बहुत है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत कुछ करना नहीं रहेगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत शांति से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? आप कहेंगे जी क्वार्टाइल रहने वाला है। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? क्वार्टाइल मतलब आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है, आपके पास ये कोई डाटा दिया हुआ है। क्वार्टाइल का मतलब होता है इसे 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। 4 भागों में बांटेंगे तो 4 भागों में कुछ ऐसा बांटेंगे, डाटा हो गया, डाटा हो गया, यानी 3 कट आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। ये जो पहला कट होता है मेरे भाई,
इस वैल्यू के नीचे 25% डाटा होता है। जो आपको डाटा दिया हुआ है, एक चौथाई डाटा इसके इधर होता है, 75% डाटा जो होता है वो इधर होता है। तो जब भी आपसे प्रथम क्वार्टाइल पूछे, फर्स्ट क्वार्टाइल पूछे या प्रथम चतुर्थक पूछे, तो आप समझ जाना कि ये उस वैल्यू की बात करना चाह रहा है जिसके नीचे जो है वो 25% डाटा रहेगा और जिसके ऊपर 75% डाटा रहने वाला है। उसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो द्वितीय चतुर्थक आपसे पूछे यानी Q2 की वैल्यू पूछे, तो आप समझ जाना 50% डाटा इधर रहने वाला है, 50% डाटा इधर रहने वाला है, यानी ये ठीक मध्य में वैल्यू होगी Q2 की वैल्यू जो होगी। जब वो Q3 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है तो 75% डाटा उधर रहने वाला है, 25% डाटा इधर रहने वाला है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। जब वो प्रथम चतुर्थक आपसे पूछता है तो पहला पूछ रहा है इसकी गुणा n+1/4 में कर दो। अब n क्या होता है? n होती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ डाटा कितना आपको दिया हुआ है। जब वो आपसे Q2 की वैल्यू पूछना चाहता है यानी दूसरे की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो 2 की गुणा n+1/4 में कर दो। नीचे 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो Q3 की वैल्यू आपसे पूछता है यानी 3 वाले की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 की गुणा n+1/4 में कर दो। ये इसका तीसरा क्वार्टाइल आ जाएगा, यानी कि ये थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। क्वेश्चन करोगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये थ्योरी पार्ट है। क्वार्टाइल बेसिकली मतलब होता है जो आपको डाटा दिया हुआ है उसे 4 भागों में बांट देना। 4 भागों में बांटोगे तो 3 कट आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, यही क्वार्टाइल होते हैं। ये पहला कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट। इसके नीचे 25% डाटा होता है, इसके ऊपर 75% डाटा होता है। Q2 के नीचे 50% डाटा होता है, Q2 के ऊपर 50% डाटा होता है। Q3 के नीचे 75% डाटा होता है, उसके उधर 25% डाटा होता है। यही सारी चीजें लिखी हुई है। पहला क्वार्टाइल निकालने का तरीका 1 × n+1/4 कर दो। दूसरा क्वार्टाइल निकालने का तरीका 2 × n+1/4 कर दो और तीसरा क्वार्टाइल निकालने का तरीका 3n+1/4 कर दो। यह वह मान है जो सबसे छोटे छोटे 25% आंकड़ों को, एक चौथाई आंकड़ों को अलग करता है। अर्थात वह बिंदु है जिसके नीचे तो 25% डाटा होगा और ऊपर 75% डाटा होगा, उसे हम लोग प्रथम चतुर्थक यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल बोलने वाले हैं। आगे बढ़ता हूं। देखिए, द्वितीय चतुर्थक में आप समझ गए होंगे 50% नीचे 50% ऊपर। हम निकालते कैसे हैं? 2n+1/4। इस 2 से काट दिया होगा, इसलिए यहां n+1/2 लिखा हुआ है। तीसरा चतुर्थक हम कैसे निकालते हैं? जिसके नीचे 75% डाटा होता है, जिसके ऊपर 25% डाटा होता है। ये कैसे कैसे होता है अभी क्वेश्चन में आ जाएगा। निकालने का तरीका मेरे भाई ये होता है। अब जो आपको याद रखना है वो ये रखना है, प्रथम चतुर्थक Q1 जिसमें नीचे 25% ऊपर 75%। द्वितीय चतुर्थक मतलब Q2 जिसमें नीचे 50% ऊपर भी 50%। तीसरा चतुर्थक मतलब Q3 जिसमें नीचे 75% जिसके ऊपर 25% डाटा होता है। ठीक है, अब परास क्या होता है जी? परास होता है मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अगर आप देखोगे जो हमने डिवाइड किया था Q3, अगर मैं उसमें से Q1 घटा दूं, Q3 में से Q1 घटा दूं तो ये परास आ जाएगा। किसका परास आ जाएगा? अंतर चतुर्थक परास आ जाएगा, क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। डिफरेंस क्वार्टाइल रेंज अगर निकालना हो, डिफरेंस क्वार्टाइल रेंज अगर निकालना हो तो Q3 में से Q1 आपको घटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को क्वार्टाइल का डेविएशन निकालना हो, चतुर्थक विचलन निकालना हो, तो इसको बस 2 से डिवाइड कर देना, Q3 - Q1/2। और जैसे आपने रेंज का कोफिशिएंट निकाला था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, वैसे ही आपको क्वार्टाइल का कोफिशिएंट भी निकालने के लिए कह सकता है। तो अगर क्वार्टाइल का अगर आप लोग रेंज निकाल रहे हैं तो Q3 - Q1 होता है। ऐसे ही यहां Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 कर देंगे। थ्योरी से थोड़ा थोड़ा लगा होगा
कि भाई साहब चीजें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये बवाल आखिर है क्या, Q1 क्या है, Q2 क्या है, डिफरेंस क्या है, ये बवाल समझ में नहीं आ रहा होगा। बस अभी जब मैं फॉर्मूले लगाऊंगा तब ये याद रखना है, परास पूछेगा तो Q3 माइनस Q1, विचलन पूछेगा तो Q3 माइनस Q1/2, और गुणांक पूछेगा तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन, इसके बाद के सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, नीचे दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए परिकलन करें। प्रथम चतुर्थक यानी वो Q1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ऐसे केस में सबसे पहले डाटा को बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। उसके बाद वाली संख्या कौन सी है? 25। उसके बाद वाली संख्या 33। उसके बाद वाली संख्या 38। फिर क्या है? 45। और फिर क्या है? 52। और फिर क्या है? 60। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डाटा दिए हुए थे। फर्स्ट, सबसे पहले उन्हें अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, तभी तो आप बता पाओगे कि 1/4 डाटा नीचे है, उस वैल्यू से 1/4 75% डाटा जो है वो ऊपर है, उसी वैल्यू को हम Q1 कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि उसने Q1 पूछा है तो Q1 हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1 की गुणा n प्लस 1/4 में कर दो। n प्लस 1/4 में कर दो। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। और 8/4 यानी कि सेकंड टर्म जो होगी, सेकंड टर्म जो होगी वो Q1 की वैल्यू होगी। सेकंड टर्म यानी Q1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस 25 के नीचे आप एक डाटा पाएंगे 25%, और इस 25 के ऊपर आप 75% डाटा पाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये जो 25 है ना, इस 25 के नीचे जो है वो आप लोग 25% डाटा पाएंगे, 1/4 डाटा मिलेगा, और 25 के ऊपर जो है वो 75% डाटा आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। अब सेकंड में आपसे ये पूछा है, सेकंड में पूछ रहा है द्वितीय चतुर्थक, यानी कि आपको Q2 बताना है। Q2 आपने कैसे निकालना सीखा है? Q2 आपने निकालना सीखा है भैया, 2 की गुणा कर दो n प्लस 1/4 में। अब मेरे प्यारे दोस्त, n क्या है? n दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 1 8 हो जाएगा, बटे में 4, यानी कि Q2 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चौथी टर्म जो है ये Q2 हो जाएगी, ये Q2 हो जाएगी, ये Q1 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो, Q2 के इधर 3 टर्म्स हैं, Q2 के इधर 3 टर्म्स है, तो 50% डाटा इधर हो गया, 50% डाटा इधर हो गया। हो गया ना मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। आगे बढ़िए। Q3, अगर मैं आपसे Q3 पूछता हूं, जैसे इसमें Q3 पूछा है, तो 3 की गुणा कर दो n प्लस 1/4 में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 3। पदों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8/4, यानी कि छठा जो पद होगा वो Q3 होगा। ये छठा जो पद होगा ये Q3 होगा। Q3 के ऊपर 25% डाटा, Q3 के नीचे जो है वो 75% डाटा। ये तीनों चीज आपके समझ में आ गई है मेरे भाई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब उसने पूछा है चौथा, अंतर चतुर्थक परास। परास मतलब सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाओ। Q3 में से Q1 घटाओ। Q3 कितना था? 52, और Q1 कितना था? 25। 52 में से 25 घटा दो, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2। तो इसका कितना आ जाएगा? ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, अंतर चतुर्थक परास है, जो कि Q3 में से Q1 घटाने के बाद आता है, वो कितना आ जाएगा? इस चौथे का आंसर 27 आ जाएगा। आ जाएगा। चतुर्थक विचलन, विचलन में मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस आया है उसको 2 से डिवाइड कर देना। Q3 माइनस Q1/2, चतुर्थक विचलन जो है वो 13.5 आ जाएगा। अब ये कह रहा है चतुर्थक विचलन गुणांक पूछ रहा है, तो Q3 माइनस Q1 कितना आया है? 27 आया है। Q3 प्लस Q1 कितना आएगा? 52, और 25 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा भैया जी कोफिशिएंट। एक भी पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, एक भी पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ में आया हो। सबसे पहला हमारा टॉपिक था क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में हम लोगों ने जाना, क्वार्टाइल में हम लोगों ने जाना कि भैया एक ऐसी वैल्यू, पूरे डाटा को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला पार्ट होता है वो Q1 कहलाता है, प्रथम चतुर्थक कहलाता है, जिसके नीचे 25% होता है, उसके ऊपर 75% डाटा होता है। दूसरा जो कहलाता है वो Q2 कहलाता है, जिसके नीचे 50% होता है, उसके ऊपर भी 50% होता है। Q3 जिसके नीचे 75% डाटा, उसके ऊपर 25% डाटा। पहला क्वार्टाइल निकालना है तो n+1/4 करते हैं, दूसरा क्वार्टाइल निकालना है तो 2n+1/4 करते हैं, और तीसरा क्वार्टाइल निकालना है तो 3n+1/4 करते हैं। जब आपको रेंज निकालनी हो तो Q3 माइनस Q1 कर देते हैं। जब आपको डिफरेंस निकालना हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी हो, तो उसका आधा कर दे। इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या करते हैं मेरे भाई, ये रेंज है दोनों का डिफरेंस, और अगर आपको डेविएशन निकालना है तो वो दोनों का आधा, ये जो डिफरेंस आया था उसका आधा। और आपको अगर मेरे प्यारे भाई ये कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 में से Q1 घटाइए, अपोन में Q3 प्लस Q1 कर दीजिए। ठीक है, आपने कहा जी कम समझ में आया है, एक और क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये लो एक और क्वेश्चन, इस पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और आप लोगों का जवाब सुनूंगा। बताइए भाई, समझ में तब आएगा जब समझोगे ढंग से। फटाफट बताइए। देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए परिकलन करें। अव्यवस्थित आंकड़े हैं, प्रथम चतुर्थक, सारी वही चीज पूछी है, सीक्वेंस से समझना सारी चीजों को। फर्स्ट, सबसे पहले अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी संख्या 18, सबसे छोटी संख्या पहले नंबर पे आएगी 18, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आएगी भैया जी 24, दूसरे नंबर पे आएगी 24। ठीक है, तीसरे नंबर पे भैया जी आएगी 29, बहुत बढ़िया। चौथे नंबर पे क्या आएगी 33, ये बहुत शानदार। पांचवें नंबर पे क्या आएगी 37, बहुत शानदार। छठे नंबर पे क्या आएगी 41, 41, बहुत शानदार। सातवें नंबर पे क्या आएगी 49, बहुत शानदार। आठवें नंबर पे क्या आएगी 55, नौवें नंबर पे क्या आएगी 62, 10वें नंबर पे क्या आएगी 75, और 11वें नंबर पे क्या आएगी 88। क्या आपने अरेंज कर लिया इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में? अब उसने कहा प्रथम चतुर्थक, यानी कि वो आपसे n+1/4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है 11, 11 और 1 12/4, और 12/4 का मतलब होता है तीसरी जो टर्म होगी वो Q1 की वैल्यू होगी, यानी कि 29 जो है वो Q1 की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे नंबर पे कौन है 29 है, 29 जो है वो Q1 की वैल्यू आ जाएगी। द्वितीय चतुर्थक मतलब कि जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी 2n+1/4, n की संख्या 11, 11 में एक जोड़ा 12, 12/4, यानी कि तीसरा 3 दूनी 6, छठा पद जो होगा, छठा पद जो होगा वो मेरे भाई Q2 की वैल्यू होगी, यानी 41। Q3 की वैल्यू निकालनी है, वो सारे एक साथ नहीं पूछेगा, मैं तो क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं सारे एक साथ। तो 11 और 1 12 हो जाएंगे, 12/4 होगा, यानी कि नौवां पद जो होगा, नौवां पद जो होगा वो Q3 की वैल्यू हो जाएगी। क्या आप Q1, Q2, Q3 निकाल चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल चुके हैं। अंतर चतुर्थक परास, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, 62 में से 29 घटाओ, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 हो जाएगा, हो जाएगा। चतुर्थक विचलन, इसी का आधा कर दो, Q3 माइनस Q1 का आधा, तो आप कहेंगे 16.5 आ जाएगा। चतुर्थक विचलन गुणांक पूछ रहा है, तो Q3 माइनस Q1 यानी अंतर तो 6.5 आया, 16 आया है, और Q3 प्लस Q1, Q3 62 है, Q1 29 है, 9 2 11 को 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त इसका गुणांक आ जाएगा।
ये इसका क्या आ जाएगा, गुणांक आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो आप कह देंगे जी इतनी बातें तो समझ में आ चुकी। तो ऐसे ही मेरे भाई, अब पता है एक सवाल कौन सा मन में उठ रहा होगा, एक सवाल मन में ये उठ रहा होगा, भैया जी अगर ये पूरा पूरा नहीं कटा तो वहां मामला पेचीदा हो जाएगा। कुछ पेचीदा नहीं होगा। सुनो अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, खुद से पढ़ो पहले एक बार। कमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है? ये वाला, अरे काट लो यार इसे, तो खुद भी काट लो भाई। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×1, अच्छा ये सॉल्व होके अच्छा हाँ, Q3 - Q1 वो तो 33 है, बहुत सही 33 आ रहा है। और मेरे भाई सॉरी 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 सॉरी, सही है। क्या होता था गुणांक, क्या होता था, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 होता था। तो Q3 में से Q1 घटाया, यानी कि 62 में से 29 घटाया, कितना आया, 33 आया। और Q3 + Q1 इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 9 और 2 11 को एक हासिल, 1 6 और 2 8 91, ये आएगा। 3 से काटोगे 11 बार, 3 से कटेगा नहीं भैया, 33/91 ही आएगा। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी तो चीजें आप करेक्ट कर लिया करो। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी, एसएससी में लास्ट टाइम इंक्लूड किया है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं यहां। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एसएससी वालों को जरूर पढ़ना है। और इस बार पूछ लिया तो मैं दोस्त, आप या मैं क्या ही उनका उखाड़ लेंगे, पूछ लिया तो, है ना। तो इसलिए बहुत आसान सी चीज है, पढ़ लीजिए। देखिए ये आंकड़े दिए हुए हैं, वही सारी चीजें पूछी गई हैं। सबसे छोटी संख्या पहले नंबर पे 18, पहले नंबर पे 18 लिख दिया। दूसरे नंबर पे क्या है भाई साहब, दूसरे नंबर पे 25 है, ये लिख दिया 25। तीसरे नंबर पे जो है वो 30 है, ये 30 लिख दिया। चौथे नंबर पे 36 है, ये 36 लिख दिया। पांचवें नंबर पे 42 है, ये 42 लिख दिया। छठे नंबर पे 50 है, ये 50 लिख दिया। सातवें नंबर पे 59 है, ये लिख दिया। आठवें नंबर पे 67 है, फिर 73 है, और फिर 81 है। आपने कहा जी ये लिख दिया हमने अरेंज करके, 67 73 81 पहले अरेंज कर दिया हम लोगों ने, किसमें, सबसे पहले हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। जो आपका डाउट था वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मेरे भाई। ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया तो डाउट भी आपका क्लियर हो। पहले उसने कहा Q1 निकालो, Q1 होता है n+, एक क्वेश्चन डिटेल में समझा देता हूं। Q1 होता है n+1/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में एक जोड़ा 11, और 11/4 का मतलब 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बचेगा, 4 7 28, यानी ये आ गया। भाई साहब ये कौन से नंबर का पद है, थोड़ा सा मुझे बताना। जब भी मेरे भाई पूरा पूरा ना कटे तो दूसरा पद तो आपको पूरा पूरा लेना है। 25 तो आपको पूरा पूरा लेना है मेरे भाई। ये जो 0.75 आगे बचा, ये इसकी गुणा इन दोनों के डिफरेंस में कर देनी है। 25 और 30 का डिफरेंस 5 होता है, 5 की गुणा कर दीजिए 0.75 में। आपने कहा 25 प्लस 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 37 को 7 हासिल लगे 3, 3.75, यानी कि इसके Q1 की वैल्यू 28.75 हो जाएगी। Q1 ना तो मेरा 25 होगा ना मेरा 30 होगा, इन दोनों के बीच में 28.75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28.75 हो जाएगी। बातें समझ में आई? आपको क्या करना है मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपने Q1 की वैल्यू निकाली n+1/4 से। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स 10 दे रखी है, 10 और 1 11/4। जब आपने डिवाइड किया तो 2.75 आया। दूसरा पद तो पूरा पूरा लेना है, 0.75 की गुणा कर देनी है इन दोनों के डिफरेंस में, यही मेरे भाई Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहोगे जी Q2 की वैल्यू बताओ।
टू एन प्लस 1/4। एन कितना है 10 और 11/4। 4 दूनी 8, 2.75 आएगा। और 2.75 की गुणा 2 में 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.5 आएगा। 5.5 मतलब पांचवा पद तो पूरा पूरा लेना है, तीसरा चौथा पांचवा पद तो पूरा पूरा लेना है। बचा कितना 0.5 बचा। 0.5 की गुणा इन दोनों के डिफरेंस में कर देनी है, तीसरा चौथा पांचवा और छठे के डिफरेंस में। 42 और 50 का डिफरेंस 8 होता है। 8 पंजे 40, 4 आएगा 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही Q3 निकालना है। 3 n प्लस 1/4, n प्लस 1/4 यानी Q1 कितना आया था 2.75। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 7 तिया 21, 22 को 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। आठवां पद तो पूरा पूरा लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां तो पूरा पूरा लेना है। और 0.25 की गुणा उन दोनों के डिफरेंस में कर देनी है। 0.25 की गुणा इन दोनों के डिफरेंस में, इन दोनों का डिफरेंस 6 है। तो आप देखेंगे 25 छिक्का 150 होगा 1.5 यानी कि 68.5 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये Q3 की वैल्यू आएगी। अगर ये Q3 की वैल्यू आ चुकी है तो अंतर चतुर्थक परास क्या होता है, तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस, Q3 और Q1 का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना। चतुर्थक विचलन क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा। और ये गुणांक क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन इन दोनों का समेशन। कर लोगे भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद शुरू होता है मेरे भाई ये सिलेक्शन पोस्ट 2025 में आपसे पूछा गया है। जो चीज पूछी गई है बस वही चीज मुझे बताना। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला के लिए अंतर चतुर्थक रेंज ज्ञात कीजिए। अंतर चतुर्थक रेंज क्या होती थी, Q3 माइनस Q1 होती थी। अब आप देखिए, सबसे छोटा ये तो अरेंज है पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको Q3 निकालना है तो 3n प्लस 1/4। n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में एक जोड़ा 12 और 12/4 यानी कि नौवां पद जो है, नौवां पद जो है वो Q3 की वैल्यू है। नौवां पद जो है वो Q3 की वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नौवां पद हो जाएगा 18। अब Q1 निकाल दीजिए, n प्लस 1/4 से निकाल दीजिए। 11 और 1 12, 12/4 यानी कि तीसरा पद यानी 6। अब वो रेंज पूछ रहा है, 18 में से 6 जाएगा, आंसर कितना आएगा 12। यही तो होता था Q3 माइनस Q1। Q3 मतलब 3n प्लस 1/4, Q1 मतलब 1 इंटू n प्लस 1/4। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देन यू विल कैलकुलेट एनीवन, है ना, चाहे वो Q1 Q2 Q3 कुछ भी कैलकुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। यहां दिए गए डेटा के लिए चतुर्थक विचलन बताइए। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन डेविएशन पूछ रहा है। क्या होता था फॉर्मूला, अभी पढ़ के आए हैं, Q3 माइनस Q1/2 होता था। अच्छा, सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 3 है, उसके बाद जो है वो 25 है, 3 के बाद 25 है, फिर क्या है 27 है, 2 जगह, 3 जगह 27 दिख रहा है, 3 जगह 27 दिख रहा है, 1 2 3, फिर 2 जगह 28 भी दिख रहा है, 2 जगह 28 भी दिख रहा है, फिर 1 जगह 30 है, 36 है, 40 है, 30 है, 36 है और 40 है। ये 30, ये 36, ये 40। अब आपसे Q3 पूछा है, 3n प्लस 1/4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 और 1 11, 11/4। 33/4 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मुझे समझाइए। 4 अट्ठे 32 होता है, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 8.25। अच्छा, 8.25 का मतलब आठवां पद तो पूरा पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद तो पूरा पूरा 30, और 0.25 की गुणा कर देंगे किस में, इन दोनों के डिफरेंस में, 6 में। तो आप देखेंगे 30, 25 छिक्का 150, 30 और 1.5 31.5 आ जाएगा आपके पास Q3। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये Q3 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको चाहिए Q1। Q1 मतलब n+1/4, 11/4, 4 दूनी 8, 8 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 2.75 आएगा। दूसरा पद तो पूरा पूरा लेना है और 0.75 की गुणा करनी है इन दोनों के डिफरेंस में, दो में। तो 0.75 इंटू 2 मतलब 1.5, 25 और 1.5 26 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा था दोनों का डिफरेंस निकालो, 31.5 में से 26 गया तो कितना, 5 बचेगा, और 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। ये रहा, ये आपसे एसएससी में पूछे गए थे मेरे भाई, ये आपसे एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए हम लोग। उम्मीद है एक बार इस क्लास को जरूर देखेंगे, संडे है कल, कल आराम से एक बार पूरी स्टैटिक्स का रिवीजन जरूर करेंगे आप लोग मेरे भाई। जैसे हमने क्वार्टाइल पढ़ा था ठीक वैसे ही डेसाइल है, इसके आगे ठीक वैसा ही परसेंटाइल है। डेसाइल का मतलब होता है, क्वार्टाइल में हमने पूरे डाटा को 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया 3 कट लगा के। डेसाइल का मतलब होता है दशक, यानी 10 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है 9 कट लगा के, 9 कट लगा के इसे 10 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इक्वल पार्ट में 10 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है 9 कट लगा के। जैसे क्वार्टाइल को Q1 से डिनोट करते थे, ऐसे ही मेरे भाई डेसाइल को D1 से डिनोट करते हैं, और ये D1 से लेके कहां तक पूछ सकता है, ये D9 तक डाटा पूछ सकता है भाई। D1 पूछ सकता है, D2 पूछ सकता है, D3 पूछ सकता है, D4 पूछ सकता है, D5 D6, निकालने का तरीका वही रहेगा। अगर पहला डेसाइल पूछे, मान लो D1 पूछे, तो n+1 वहां 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता था, यहां 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हमसे D2 पूछे तो 2n+1 नीचे 10 आएगा। जैसे वहां n+1/4 आता था, ऐसे ही यहां n+1/10 आएगा, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। अगर हमसे D9 पूछे तो 9वां पूछ रहा है, इसकी गुणा n+1/10 में कर दो, बस इतना चेंज करना, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। मैं एक बार आपको थ्योरी बता देता हूं, D9 तक हम लोगों से वो पूछ सकता है, यहां से वो कुछ नहीं पूछेगा। इसे क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये पॉइंट वाली चीजें हैं, इसे भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, बीच वाला हिस्सा D5 जो है वो मीडियन होता है, उसके 4 इधर 4 इधर, 8 हो गए, और ठीक बीच में D5 होता है, ठीक बीच में क्या होता है, D5 होता है मेरे भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। D6 निकलवा रहा है, मुझे लगता है कि अब आपकी चीजें समझ में आने लगी होंगी। क्वार्टाइल मतलब जोन सा क्वार्टाइल पूछे उसकी गुणा n+1/4 में कर दो। डेसाइल मतलब जोन सा डेसाइल पूछे उसकी गुणा n+1/4 में कर दो। छठवां दशक पूछा है, D6 पूछ रहा है, तो 6 की गुणा n+1/10 में कर दो, क्योंकि ये दशक है, 10 इक्वल पार्ट। सबसे पहले अरेंज करो, पहला टर्म 7 है, दूसरी टर्म 9 है, तीसरी टर्म 11 है, चौथी टर्म 12 है, पांचवी टर्म 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है। 16 18 20 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 6 है, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1 9, 9/10 आएगा।
54/10 का मतलब 5.4। वही सेम काम जो हमने क्वार्टाइल में किया था, जो हमने चतुर्थक में किया था, वही सेम काम हम लोगों को यहां करना है। कैसे? पांचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, पांचवा लिख दिया 14 प्लस 10 की गुणा करनी है। वहां कितने की गुणा की थी हमने? 14। ये तो लिख दिया कौन सा पद है? पांचवा। 1 2 3 4 5, बचा कितना? बचा 0.4। 0.4 की गुणा करनी है किसमें? 1 2 3 4 5, पांचवें और छठे के डिफरेंस में। भाई 5 से ज्यादा है ना, 5.4 मतलब 5 से ज्यादा है, पांचवा पद तो लेना ही लेना है। 1 2 3 4 5 ले दिया, बचा कितना? 0.4। 0.4 की गुणा इन दोनों के डिफरेंस में करनी है। 16 और 14 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 14 प्लस 0.8 यानी कि 14.8 हो जाएगा। यानी कि 14.8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं लूंगा, डेसाइल कराऊंगा, उसके बाद परसेंटाइल कर लेना। एक बहुत छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, है ना, उसको हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मंडे की क्लास में बहुत छोटी सी क्लास होगी। देखो, चौथा दशक पूछा है। सबसे पहले अरेंज करो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई? 22 है। सबसे छोटी संख्या 22 है, फिर 25 है, फिर 27 है, फिर 28 है, फिर 29 है, फिर 31 है। 22 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, फिर 35 है, नहीं 33 है, 33 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 37 हो गया, फिर 40 हो गया। 33, 35, 37 और 40 सारी संख्याएं हो चुकी हैं। हमसे पूछा है चौथा दशक बताइए। चौथा दशक यानी 4 की गुणा किस में कर देनी है? n+1/10 में कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 1 11, 11 की गुणा 4 में होगी 44, और 44/10 का मतलब 4.4। चौथा पद तो आपको लेना ही लेना है 28, प्लस कितना बचा? 0.4 बचा। इन दोनों के डिफरेंस में गुणा कर दो। 28 में 0.4 जोड़ेंगे तो 28.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भाई मैं आराम करूंगा इस क्वेश्चन पे। 7वां दशक मुझे आपसे चाहिए इस बार। 7वां दशक मुझे आपसे चाहिए इस बार। मैं इस क्वेश्चन पे आराम करूंगा। बताइए, मैं इस क्वेश्चन पे आराम करूंगा। 7वां दशक मुझे आपकी तरफ से चाहिए। चार भागों में बांट रहे हो तो n+1/4 में गुणा कर दोगे जो पूछा है उस दशक की। और अगर 10 पार्ट में बांट रहे हो तो n+1/10 की उस भाग में गुणा कर दोगे जो भाग पूछा है। 7वां पूछा है, 7 की गुणा n+1/10 में कर देना। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 45। पहले नंबर पे 45, दूसरे नंबर पे 47, तीसरे नंबर पे 49, चौथे नंबर पे 50, पांचवें नंबर पे 52, छठे नंबर पे मेरे भाई 55, सातवें नंबर पे 56, आठवें नंबर पे 58, नौवें नंबर पे 60, 10वें नंबर पे 61 और 11वें नंबर पे 62। टोटल है 11 पद। अब हमसे कौन सा 7वां पूछ रहा है? 11 और 1 12, 12/10, 12 सत्ते 84/10, 8.4। 8वां पद कौन सा है? 58। 58 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं करना चाहते, पूरा करना चाहते हो, 0.4 की गुणा
8वें और 9वें के डिफरेंस में 58 और 60 का डिफरेंस 2 में कर दीजिए। 0.4 की गुणा 2 में होगी 0.8, 58 में 0.8 जोड़ेंगे तो 58.8 हो जाए। कर लेंगे ना। डेसाइल बहुत आसान था। जैसे हमने पूरे डाटा को 3 कट लगा के 4 इक्वल पार्ट में बटा तो उसे क्वार्टाइल कहा। पूरे डाटा को 9 कट लगा के 10 इक्वल पार्ट में बांटा तो उसे डेसाइल कहा। ठीक वैसे ही पूरे डाटा को 99 कट लगा के 100 इक्वल पार्ट में अगर आप बांटोगे तो उसे परसेंटाइल कहोगे। जिस परसेंटाइल की वैल्यू आपसे पूछी जाए उसकी गुणा बस 100 में कर देना। अगर P1 की वैल्यू पूछ रहा है तो 1 की गुणा कर दीजिए। अगर P2 की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें 2 की गुणा कर दीजिए। जिस परसेंटाइल की आपसे वैल्यू पूछे उस परसेंटाइल की गुणा n+1/100 में कर दीजिए। खत्म। ये बवाल नहीं पढ़ना है। टोटल इसमें 99 वैल्यूज होती हैं, ये बवाल नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, प्रतिशतकों की कुल संख्या कितनी होती है? परसेंटाइल में 99 कट लगते हैं, इसलिए प्रतिशतकों की वैल्यू होती है 99। ठीक है। दूसरा देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा। अच्छा, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर इसके बाद आप लोग मुझे बताना। मुझसे पूछा है P40 यानी 40वां प्रतिशतक पूछा है, तो 40 की गुणा किस में करेंगे? n+1/100 में करेंगे। यही तो होगा। अच्छा, पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 और 1 13 चौका 52, 520 आएगा। और 520 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको चाहिए 5.2 की वैल्यू। पांचवा पद तो पूरा पूरा लेना है। पहला पद क्या होगा भाई? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 64 है। दूसरे नंबर पे संख्या 66 है। तीसरे नंबर पे संख्या 68 है। चौथे नंबर पे संख्या 70 है। और 5वें नंबर पे संख्या 71 है। तो पांचवा तो पूरा पूरा चाहिए 71। अब इसमें क्या करेंगे? 0.2 बच गया, 5 तो ले लिया, 0.2 बच गया, उसमें 5वें और छठे के डिफरेंस की गुणा कर देंगे। छठे नंबर पे कौन आएगा? 72। 71 और 72 में डिफरेंस हो जाएगा 1 का, तो 71 और 0.2 कितना हो जाएगा? कहीं गड़बड़ कर दी? चलिए एक बार और देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो गई है ना। सबसे पहला पद बताइए मुझे क्या है? 64। दूसरा पद मुझे बताइए क्या है? 64 के बाद 66, 66 के बाद 68, 69, 70, छठा 71। अब यही देख लेते हैं। P40 चाहिए ना, 40वां प्रतिशतक चाहिए। n+1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 और 1 13 बटे 100, 52 बटे 10 मतलब 5.2। पांचवा तो चाहिए ही चाहिए 70, प्लस बचा कितना? 0.2। पांचवें और छठे का डिफरेंस 71 और 70 का डिफरेंस 70.2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बता नहीं रहे हो मेरे भाई? P85 निकाल के बताना कितना आएगा। P85 निकाल के बताओ फटाफट कितना आएगा। पिचासी नंबर वाला निकालना है। n+1 कितना है? 13 है। 12 और 1 13 बटे 100। 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6। 13 अट्ठे 104 और 6 110 हो जाएगा। यहां 100। 11वां पद निकालना है। भाई साहब फजीता ही कर दिया इसने तो। 7वें नंबर का 72 है। 8वें नंबर का क्या हो जाएगा? 73। 9वें नंबर का 74। 10वें नंबर का 75 और 11वें नंबर का 88 78। तो मेरे भाई 11वें नंबर का 78 है। बचा कितना? 0.05 बचा। 11वें और 12वें में डिफरेंस बताओ। 78 और 81 का डिफरेंस कितने का होगा? 3 का होगा। तो आप देखेंगे 78 प्लस
5 तिया 15, 0.15, 78.15 आ जाएगा। आ गया 78.15। मजा आ रहा है ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे थोड़ी ना। आप ये कहोगे जी पूरा पेपर ही ऐसा आ जाए तो क्या दिक्कत है। ये डाटा आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा डाटा। आपसे पूछा है P50 की वैल्यू बताइए और P70, 50वां प्रतिशतक पूछा है, 50 n+1/4 कर दीजिए। और 70वां पूछा है 70 n+1/4, 4 नहीं 100, 70 n+1/100 कर दीजिए, है ना। निकाल लोगे तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। ऐसे ही यहां पूछा है P15 की वैल्यू पूछी है, आराम से निकाल देंगे। 15 × P+1/100, n+1/100। अगर आपसे P15 पूछा जा रहा है तो 15 पूछा जा रहा है n+1/100। ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा है, इस छुटके से तो मैं कर दूं। P15 पूछ रहा है, सबसे पहले P15 निकलवा रहा है। 15 n+1, 1 2 3 4 5 6, n+1 7 आएगा बटे 100। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे मेरे प्यारे दोस्त ये कहूं कि 15 7 105 बटे 100, 1.05 आ जाएगा। आ जाएगा। पहला पद कौन सा है? 6 ही है। प्लस 0.05 में पहले और दूसरे की डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और 10 आएगा, डिफरेंस 4 आएगा। तो आप कहेंगे भैया जी 5 चौक 20, 0.02 आएगा। तो नहीं, हाँ 0.2 आएगा, 5 चौक 20, 0.2। आंसर कितना आएगा? 6.2 आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था। ये थोड़ा सा समझाने वाला टॉपिक मेरे लिए रहने वाला है। 20 मिनट मुझे इसमें चाहिए होंगे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं आधा घंटा लेके चल रहा हूं। लास्ट क्लास होगी मंडे को, और फिर उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा एक बार क्लास को दोबारा से देख लेना, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। आज थ्योरी वाला पार्ट था केवल और केवल। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।